दोस्तों, आपने कभी सोचा कि अगर हम स्पेस में लगातार आगे बढ़ते जाएं और सबसे आखिरी छोर तक पहुंचने की कोशिश करें तो हमें यूनिवर्स के बिल्कुल एंड पर क्या देखने को मिलेगा। साइंस और एस्ट्रोनॉमी की भाषा में जब भी हम एंड ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं, दरअसल हम स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में पीछे जाकर उस वक्त को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं जब हमारा कॉस्मोस अपनी शुरुआती हालत में था और सब कुछ नया नया बनना शुरू ही हुआ था। साल 2021 के आखिर में लॉन्च होने के बाद से JWST ने हमारे देखने के नजरिए को इस कदर बदल कर रख दिया जिसकी कल्पना शायद दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने भी नहीं की थी। इस डीप डाइव वीडियो में हम उन डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जो JWST ने यूनिवर्स के उस छोर पर की जहां से समय की शुरुआत मानी जाती, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि कैसे नई खोजों ने बिग बैंग और गैलेक्सी फॉर्मेशन से जुड़ी हमारी पुरानी किताबों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। तो चलिए समय के इस सबसे पुराने सफर पर एक साथ चलते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को कई चैप्टर में बांट दिया है, तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, द कॉस्मिक टाइम मशीन। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बेहद जरूरी बन जाता है कि आखिर ये टेलीस्कोप समय की परख कैसे कर सकता और भूतकाल यानी पास में कैसे झांक सकता है। जब हम रात के आसमान में तारों को निहार रहे होते तो हम उन्हें प्रेजेंट रूप में नहीं बल्कि उन्हें पास में देख रहे होते, क्योंकि लाइट को उस तारे से हमारी आंखों तक आने में एक फिक्स टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी को धरती तक आने में 8 मिनट लगते हैं। इसका सीधा साधा मतलब ये निकलता कि अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट बाद इसका पता चलेगा, यानी हम सूरज को हमेशा 8 मिनट पुराना दिख रहे होते हैं। इसी तरह जब JWST यूनिवर्स के सबसे दूर वाले हिस्सों की तस्वीरें खींचता तो लाइट को वहां से हम तक आने में 13.5 बिलियन साल से भी ज्यादा का वक्त लगता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम ब्रह्मांड को उस हालत में देख रहे होते जब वो अपने अस्तित्व के सिर्फ 2 या 3% हिस्से में था। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या रेडशिफ्ट की आती है, क्योंकि लगातार फैलते हुए यूनिवर्स की वजह से इन दूर की गैलेक्सी से आने वाली लाइट स्ट्रेच होकर विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर निकल जाती और इंफ्रारेड बन जाती। पुराने टेलीस्कोप जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप इन इंफ्रारेड किरणों को उतनी गहराई से नहीं पकड़ पाते थे, और इसी कमी को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट ने JWST को बनाया, जो अपने टेलीस्कोप जितने बड़े संशील और अल्ट्रा सेंसिटिव इंफ्रारेड कैमरा के साथ अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L2 लैग्रांज पॉइंट पर भेजा गया ताकि वो बिना किसी रुकावट के इन ठंडी और पुरानी किरणों को डिटेक्ट कर सके। चैप्टर 2, द कॉस्मिक डॉन एंड अ डिस्कवरी। कॉस्मिक डॉन यानी ब्रह्मांड का वो सुनहरा सवेरा जब पहले तारे और गैलेक्सी बनकर रोशनी बिखेरने लगे। उस दौर को कम्प्लीटली अनमास्क करना हमेशा से एस्ट्रोनॉमर का सबसे बड़ा सपना रहा था। JWST ने अपने एडवांस डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे के तहत एक ऐसी गैलेक्सी ढूंढ निकाली जिसका नाम ZGS-Z140 रखा गया, जिसने सामने आते ही पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए खुद को सबसे दूर की गैलेक्सी के रूप में स्थापित कर लिया। इस गैलेक्सी की लाइट हम तक 13.5 बिलियन सालों का लंबा सफर तय करके आई, यानी हम इसे उस वक्त में देख रहे थे जब यूनिवर्स महज 290 मिलियन साल पुराना था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात इसकी दूरी नहीं बल्कि इसकी चमक और इसका आकार निकल कर आया, क्योंकि पुरानी थ्योरीज ये मानती थी कि अर्ली यूनिवर्स में गैलेक्सी बहुत ही छोटी, धुंधली और बनने के शुरुआती चरणों में होनी चाहिए। जब एटकामा लार्ज मिलीमीटर एरे ने इस गैलेक्सी के डाटा को बहुत गहराई से जांचा तो साइंटिस्ट को वहाँ ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता चला, जिसने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया। हल्की हाइड्रोजन और हीलियम तो बिग बैंग के तुरंत बाद मौजूद थी, पर ऑक्सीजन जैसे भारी एलिमेंट्स तभी बन सकते जब तारों की एक पूरी पीढ़ी अपनी जिंदगी जीकर सुपरनोवा एक्सप्लोजन के रूप में खत्म हो चुकी हो। सिर्फ 300 मिलियन सालों के अंदर तारों का बनना, बड़ा होना, फटना और वापस नई गैलेक्सी को एनरिच कर देना, ये एक ऐसी स्पीड को दर्शाता है जिसने यूनिवर्स के इवोल्यूशन की टाइमलाइन को हिलाकर रख दिया। चैप्टर 3, द कॉस्मिक मिरेकल। कहानी यहाँ खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। मई 2025 में JWST ने एक और नई गैलेक्सी ढूंढ निकाली जिसने आम जनता से लेकर बड़े बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट तक को चौंकने पर मजबूर कर दिया। इस नई आकाशगंगा को मॉम Z14 का नाम दिया गया, जिसका रेडशिफ्ट 14.44 रिकॉर्ड किया गया, यानी ये बिग बैंग के महज 280 मिलियन साल बाद ही अस्तित्व में आ चुकी थी। इस गैलेक्सी को साइंटिस्ट ने सच्चा कॉस्मिक मिरेकल मानना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी ल्यूमिनोसिटी और स्टार फॉर्मेशन रेट किसी भी नॉर्मल कॉस्मिक मॉडल में फिट नहीं बैठ रहा था। मिल्की वे के कंपैरिजन में इसका आकार भले ही 1% था, पर इसने अपने अंदर करोड़ों सूर्यों का मास इकट्ठा कर लिया, और साथ ही इसमें तारे बनने की प्रक्रिया इस कदर तेजी से चल रही थी जिसे देखकर ऐसा लगता मानो हम किसी 2 साल के बच्चे को टीनेजर वाले काम करते देख रहे हों। इस खोज ने मैच्योर डिस्टेंट गैलेक्सी प्रॉब्लम नाम की उस बहस को और तेज कर दिया, जो ये पूछती कि क्या सच में गैलेक्सीज हमारे सोचे गए समय से हजारों गुना तेजी से डेवलप हो रही थी।
या फिर हमारी बिग बैंग थ्योरी में कोई बुनियादी कमी बची रह गई जिसे अभी ठीक होना बाकी था। चैप्टर 4 द यूनिवर्स ब्रेकर्स। इसी के साथ सितंबर 2025 की शुरुआत में साइंटिस्ट को JWST के डाटा में कुछ ऐसे रहस्यमयी डॉट्स देखने को मिले जिनको उन्होंने मजाक में यूनिवर्स ब्रेकर्स बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स के मुताबिक वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे। शुरुआत में जिन्हें मैच्योर गैलेक्सीज माना जा रहा था, बाद के डीप एनालिसिस ने ये इशारा किया कि शायद ये गैलेक्सीज है ही नहीं, बल्कि ये किसी नए तारे के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के रूप में सामने आया जिसे ब्लैक होल स्टार्स कहा जा रहा था। सोचिए एक ऐसी विशालकाय गर्म गैस की बॉल जो बाहर से बिल्कुल एक आम न्यूक्लियर फ्यूजन से चलने वाले तारे की तरह दिखाई पड़ती, पर दरअसल उसके बीचों बीच एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बैठा हुआ मैटर को बुरी तरह निगल रहा था। जब गैस उस ब्लैक होल के अंदर गिरती तो उस इंटेंस फ्रिक्शन और ग्रेविटी की वजह से इतनी लाइट प्रोड्यूस होती जो इस ऑब्जेक्ट को यूनिवर्स के दूसरे छोर तक चमका सकती थी। इन लाल बिंदुओं की खोज ने वैज्ञानिकों को ये सोचने का एक नया रास्ता दिया कि शायद हमारी आज की बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में जो विशाल ब्लैक होल्स बैठे हैं वो इन्हीं शुरुआती ब्लैक होल स्टार से विकसित होकर इस मुकाम तक पहुंचे होंगे। चैप्टर 5 द सुपरमैसिव जायंट्स। ब्लैक होल्स और उनकी होस्ट गैलेक्सी के बीच का रिश्ता हमेशा से एक पहेली बना हुआ है, जिसमें वैज्ञानिक ये उलटफेर सुलझाने की कोशिश करते रहे कि आखिर पहले कौन बना, गैलेक्सी या उसके अंदर का ब्लैक होल। कैन्यूसिस LRD Z8.6 और कैपर्स LRD Z9 जैसी अर्ली यूनिवर्स की हाल ही में हुई डिस्कवरी ने इस बहस को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया, क्योंकि इन ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि बिग बैंग के महज 500 से 600 मिलियन साल बाद ही 300 मिलियन सोलर मासेस वाले ब्लैक होल मौजूद थे। हैरानी की बात तो ये निकल कर आई कि ये ब्लैक होल्स अपनी छोटी सी होस्ट गैलेक्सीज के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से संभव रेट पर ग्रो कर रहे थे, जो कि हमारे आसपास के यूनिवर्स के उस नियम को तोड़ रहा था जिसमें गैलेक्सी और ब्लैक होल का साइज हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। जब ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमता हुआ सुपर हीटेड गैस का स्पेक्ट्रम JWST के नीड स्पेक इंस्ट्रूमेंट ने कैप्चर किया तो साफ साफ दिख गया कि अर्ली यूनिवर्स में ब्लैक होल्स ने अपनी होस्ट गैलेक्सी के बनने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्होंने पहले ही अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया था, जो हमें अर्ली क्वेसार और गैलेक्सी के फॉर्मेशन की एक बिल्कुल नई कड़ी से जोड़ने का काम करता है। चैप्टर 6 अर्ली गैलेक्टिक कोलिजन। कॉस्मोस के उस पुराने और सुनसान लगने वाले हिस्से में हलचल इस कदर ज्यादा थी, ये बात 2026 की शुरुआत में तब और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई जब टेक्सास यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने JWST के डाटा को एनालाइज करते हुए JWST क्विंटेट को ढूंढ निकाला। ये 5 अलग अलग गैलेक्सीज का एक ऐसा समूह सामने आया जो आपस में बुरी तरह टकराकर मर्ज हो रहा था, और ये सब तब घट रहा था जब यूनिवर्स अपनी करंट एज के लगभग 5 या 6% के आसपास रहा होगा। आमतौर पर एस्ट्रोनॉमर ये सोचते थे कि उस दौर में गैलेक्सीज छोटी और आइसोलेटेड होनी चाहिए थी, पर ऐसे कॉम्प्लेक्स मर्जर जिनमें 5 गैलेक्सीज एक साथ टकरा रही थी वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इस महासंग्राम का नतीजा ये निकला कि टक्कर के ग्रेविटेशनली इंटेंस फोर्स ने ऑक्सीजन और दूसरे हैवी एलिमेंट्स को गैलेक्सीज के बाहर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में बिखेर दिया और स्टार बनने की स्पीड को आम गैलेक्सीज के मुकाबले 250 गुना ज्यादा तेज कर दिया। इस ऑब्जर्वेशन ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया कि हमारा अर्ली यूनिवर्स कोई शांत जगह नहीं था, बल्कि वो एक हाईली वायलेंट और फास्ट स्पेस एनवायरनमेंट था, जहाँ गैलेक्सीज आपस में टकराकर जल्दी जल्दी मैच्योर होने की राह पर निकल चुकी थी। चैप्टर 8 एक्सोप्लैनेट्स। दोस्तों, कहानी सिर्फ सबसे दूर की आकाश गंगाओं तक ही सीमित नहीं रह जाती, क्योंकि JWST ने हमारे आसपास के स्टार सिस्टम में मौजूद उन एक्सोप्लैनेट्स पर भी अपनी तेज नजरें गाड़ी हुई थी, जिन्हें कल तक हम सिर्फ एक धुंधला सा बिंदु समझते थे। जब JWST के स्पेक्ट्रोग्राफ ने K218b नाम के एक सब नेपच्यून एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर से छन कर आने वाली स्टार लाइट को ध्यान से देखा तो वहाँ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन बेयरिंग मॉलिक्यूल्स के इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले जिन्होंने वैज्ञानिक जगत में एक नया भूचाल लाकर खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा होश उड़ा देने वाली बात तब सामने आई जब रिसर्चर को वहाँ DMS यानी डाइमिथाइल सल्फाइड नाम के एक अनोखे मॉलिक्यूल के हल्के इशारे मिले, जिसके बारे में हम ये बखूबी जानते हैं कि हमारे ग्रह पर ये केमिकल सिर्फ और सिर्फ जीवित प्राणियों या समुद्री फाइटोप्लैंक्टन द्वारा ही पैदा किया जाता है। हालांकि इस डाटा को पूरी तरीके से कंफर्म करने में अभी वक्त लगेगा, पर इस एक अकेली ऑब्जर्वेशन ने एलियन लाइफ की तलाश को एक ऐसी मजबूत उम्मीद दे दी जिसकी कल्पना पिछले कई दशकों से सिर्फ साइंस फिक्शन मूवी में ही की जा रही थी। चैप्टर 8 कॉस्मिक वेब का सबसे पुराना ढांचा।
अगर आप पूरे ब्रह्मांड को एक विशालकाय जीवित शरीर की तरह सोचें, तो कॉस्मिक वेब उस शरीर की वो रगें बनती जिनमें गैस और डार्क मैटर बहता हुआ अलग अलग गैलेक्सी को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता। JWST ने अपने निरंतर डीप स्पेस सर्विस के दौरान बिग बैंग के महज 830 मिलियन साल बाद एक ऐसे गैस के विशाल फिलामेंट को ढूंढ निकाला जो लगभग 3 मिलियन लाइट ईयर्स लंबा था और अपने अंदर 10 अलग अलग गैलेक्सी को पिरोए हुए एक सीधी कड़ी की तरह आगे बढ़ रहा था। इस अनोखे फिलामेंट के बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद चमकीला क्वेसार बैठा था, जिसके अंदर का सुपरमैसिव ब्लैक होल इस गैस को अपनी तरफ खींचकर गैलेक्सीज के आकार को लगातार बड़ा करने में मदद कर रहा था। इस ऑब्जर्वेशन ने वैज्ञानिकों को ये साफ तौर पर दिखा दिया कि कैसे यूनिवर्स के उस शुरुआती केओटिक दौर में भी मटेरियल एक भीड़ की तरह नहीं बल्कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हाईवे के जरिए ट्रेवल कर रहा था। चैप्टर 9, द टेंशन ऑफ हबल कांस्टेंट। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो हबल टेलीस्कोप की पुरानी ऑब्जर्वेशन को और बेहतर बनाकर समस्या को पूरी तरीके से सुलझा देगा, जिसे हम हबल टेंशन कहते, यानी ब्रह्मांड आखिर किस रफ्तार से फैल रहा था। परंतु हुआ इसका बिल्कुल उलट, क्योंकि जब JWST ने सेफाइड वेरिएबल स्टार्स और टाई पहले सुपरनोवास को और भी गहराई के साथ नापा, तो उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि हबल टेलीस्कोप की मेजरमेंट बिल्कुल सही थी और उनमें कोई इंस्ट्रूमेंट एरर नहीं था। तो इसका अर्थ ये निकलता कि अर्ली यूनिवर्स के CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड डाटा से निकलने वाली एक्सपेंशन रेट और आज के लोकल यूनिवर्स में तारों को देखकर निकाली गई एक्सपेंशन रेट दोनों ही अलग अलग सच्चाई को बयां कर रही थी, और दोनों का आपस में ना मिलना इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया कि हमारी कॉस्मोलॉजिकल समझ में अभी भी कोई इतनी बड़ी कमी बची रह गई, जिसे ढूंढना ही आने वाले समय में विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। चैप्टर 10, पिलर्स ऑफ क्रिएशन। भूतकाल की उन दूर दराज की गैलेक्सी से थोड़ा वापस मुड़कर जब JWST ने हमारी अपनी गैलेक्सी के मशहूर पिलर्स ऑफ क्रिएशन की तरफ देखा, तो जो नजारा सामने आया उसने पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी छोड़ दी। हबल ने जिन पिलर्स को घने धूल और गैस के बादलों के रूप में दिखाया था, वेब के कैमरा ने उन बादलों को चीरते हुए उनके अंदर छिपे उन हजारों नए और उभरते हुए तारों को उजागर कर दिया, जो बिल्कुल अभी अपनी शुरुआती फ्यूजन से गुजर रहे थे। इन तस्वीरों में चमकती हुई लाल गेंदे और उनसे निकलते हुए विशाल गैस के जेट्स इस बात का प्रमाण दे रहे थे कि कैसे एक नया तारा अपने आसपास के माहौल को नष्ट करके आकार लेता, और इन्हीं प्रिसाइज डिटेल की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स अपने स्टार फॉर्मेशन के मॉडल्स को और भी ज्यादा सटीक बनाकर तारों की उम्र और उनके बनने के तरीके को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। चैप्टर 11, डार्क एनर्जी और यूनिवर्स का भविष्य। जब हम इतने दूर और इतने पुराने वक्त को निहार रहे होते, तो एक सवाल हमारे जहन में उठता कि आखिर इस लगातार फैलते हुए आसमान का आखिरी अंजाम क्या होगा। JWST के इन डीप सर्वेस से हमें डार्क एनर्जी के उस प्रभाव को नापने में मदद मिल रही थी, जिसके कारण यूनिवर्स की फैलने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी, और साइंटिस्ट लगातार इस नई गैलेक्सी के डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर डार्क एनर्जी की डेंसिटी का पता लगाने में जुटे हुए थे। अगर अर्ली यूनिवर्स में डार्क एनर्जी का प्रभाव आज के मुकाबले थोड़ा भी अलग निकला, तो ये हमें बताएगा कि आने वाले अरबों सालों में हमारा ब्रह्मांड आखिर किस दिशा में जाएगा। क्या वो हमेशा के लिए ठंडा पड़कर बिग फ्रीज का शिकार हो जाएगा, या फिर एक झटके में फटकर बिग रिप की शक्ल ले लेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस विस्तृत और गहरे सफर में हमने उन तमाम लड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जो वेब टेलीस्कोप द्वारा हर गुजरने वाले दिन के साथ सामने लाई जा रही थी। इन सभी बदलावों और नई थ्योरीज को ध्यान में रखते हुए एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी थी कि हमारा ब्रह्मांड कोई सिंपल मशीन नहीं जिसे एक इक्वेशन में सिमट कर रख दिया जाए, बल्कि ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स और जीवित पहेली का रूप ले चुका है जिसे समझने में शायद सदियां लग जाएंगी। आपको इन सभी नई और चौंका देने वाली डिस्कवरीज में से कौन सी बात सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी, और आपको क्या लगता कि आने वाले समय में स्पेस साइंस का कौन सा सबसे बड़ा रहस्य हमारी आंखों के सामने खुलने वाला होगा? मुझे अपने विचार, अपने सवाल और अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, ताकि हम इस बहस को मिलकर आगे बढ़ा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्पेस साइंस और कॉस्मोस की ऐसी ही डीप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए आसमान की तरफ देखते रहिए और नए सवाल पूछते रहिए। I'll see you in the next one.